नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेवेंथ में केतु का प्रभाव और हैप्पी मैरिड लाइफ किस प्रकार से देखते हैं। एक मन में विचार रहता है, केतु को हम एक डिटैचमेंट प्लैनेट, मोक्ष प्लैनेट बोलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई सातवें भाव का विषय तो नहीं है, माने वो भाव अलग प्रकार का है, वो तो एक संबंध का है, पार्टनर का है। तो वहां पर केतु क्या अच्छे फल देगा, क्या सातवें भाव का केतु मैरिड लाइफ को अच्छा बना सकता है, ये काफ़ी पेचीदा हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मैं स्वयं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कई बार जब केतु अनफेवरेबल मूड में अकेला बैठा होता है तो वो एक विवाह के प्रति एक अलगाव प्रकट करता है। लेकिन कब केतु सातवें भाव में बैठकर भी हैप्पी मैरिड लाइफ दे देता है, क्योंकि अभी तक समस्या क्या हो रही है, हम मोक्ष को ही अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। भाई एस्ट्रोलॉजी हम हालांकि ज्यादातर लोग हम में से जो समझने आते हैं ज्योतिष को, तो शुरुआत में हमारे सांसारिक विषय ही होते हैं। भाई मेरी स्टेटस, जॉब, करियर, मेरा सैलरी, मेरा चल अचल संपत्ति, तो कामना पूर्ति और अर्थ, इन्हीं तक ज्यादातर, माने मुझे लगता है शायद 80% या कहीं उससे भी ज्यादा लोगों को मुख्य रूप से अर्थ और कामना पूर्ति के बारे वो सूत्र पढ़ते हैं, उसी के बारे वो जानना चाहते हैं। लेकिन ये जो धर्म, कर्तव्य परायणता और मोक्ष, किस प्रकार से मेरा जो वास्तविक लक्ष्य है, मैं आया क्यों था यहां पर, वो मुझे कैसे प्राप्त होगा, ये मुझे मैंने जब वार्तालाप होता है कुंडलियों को लेकर, तो बहुत कम 20% या कहीं उससे भी कम प्रश्नों में ये चीज शामिल होती है कि भाई हाँ, हमको कर्तव्य परायणता कैसे करना है, कैसे अपने धर्म का निर्वहन करना है, और अपने मुक्ति क्या है, मुक्ति प्राप्त करनी है, ये सब विषय। तो अभी जिसने इन विषयों पर थोड़ा अध्ययन किया है, धर्म राशियां, मोक्ष राशियां, तो वो फिर सातवें में केतु को बढ़िया समझ जाएगा। केतु का स्वभाव है, जैसे हमने बोला मोक्षा प्लैनेट बोलते हैं, तो उसको धर्म राशियों से भी एक प्रकार का प्रेम है, उसका लगाव है। लेकिन जो संग्रह की बात करती हैं राशियां, माने अर्थ राशियां हैं, काम राशियां हैं, उन राशियों में केतु थोड़ा अनफेवरेबल होता है अकेला बैठा होने पर। और अगर कहीं वो अपने राजा के साथ, केतु का राजा माने एक प्रकार डार्क साइड का जो राजा है, अंधकार पक्ष का राजा है, वो शनि है। तो शनि के प्रभाव में यदि वो किसी अर्थ राशि में भी बैठ जाता है, या कामना पूर्ति राशि में भी बैठ जाता है, वायु तत्व राशियों में या पृथ्वी तत्व राशियों में बैठ जाता है, तो वो फिर अकेले अपने मन की बात नहीं करेगा, हेडलेस है वो, फिर शनि के साथ मिलकर शनि के बल को बढ़ाने का काम करेगा। उसका फिर अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं देखा जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि केतु का मामला थोड़ा पेचीदा है, उसको समझने में ज्यादा समय लगता है। तो जब आप केतु को देख रहे हैं कभी, तो समझिए क्या वो धर्म राशियों में बैठा है, क्या वो मोक्ष राशियों में बैठा है, वहां पर वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है। और जब वो पृथ्वी तत्व राशियों में, वायु तत्व राशियों में बैठता है, माने वही चीज है, चाहे मैं उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष से समझा रहा हूं, और चाहे मैं उसको पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों से समझा रहा हूं। आपने अगर ये नहीं समझा अच्छे से, तो आप हमारे चैनल के मेंबर्स ओनली सेक्शन में जाकर इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि अग्नि तत्व राशि यानी क्या। ठीक हो गया। और एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषी दृष्टि से अग्नि तत्व यानी क्षत्रिय, वो उसका अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ। ठीक हो गया। यहां तात्कालिक रूप से जो अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना है। ठीक हो गया। तो अच्छे से विचार करना है कि अग्नि तत्व राशियां ज्योतिषी दृष्टि से क्षत्रिय कही जाती है, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या होगा, उसको अच्छे से समझना है।
जब हम जल की बात करते हैं तो उसको ज्यादा मोक्ष के साथ रिलेट करते हैं, माने छोड़ने का बल सबसे ज्यादा हम मानते हैं मोक्ष राशियों के पास। ठीक हो गया, ये सबसे कठिन काम है। और जब कोई इसमें महारत हो जाती है किसी के पास, तो ज्योतिषी दृष्टि से उसको बोलते हैं ब्रह्म का विशेष जानकार, उसको ज्योतिष दृष्टि से ब्राह्मण ऐसा मान रहे हैं। तो ये बात अच्छे से समझना है। या कोई अगर किसी के मन में कोई ऐसा सिली पॉइंट, कोई कमजोर बिंदु है, उसको ठीक से रिकवर करे तब वो समझे तो समझ में आएगा। और कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि ये अच्छा है वो खराब है, तो फिर वो नहीं समझ पाएगा। ठीक हो गया, मैं फिर यही बात बता रहा हूं, हम यहां ज्योतिषीय वर्ण की बात कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं मेरे कामना पूर्ति, मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर प्रश्न जब भी आते हैं, ज्यादातर प्रश्न या तो कामना पूर्ति या अर्थ राशियों के आते हैं आज के अनुसार। अब मैं 500 साल 1000 साल पहले की बात तो कर नहीं रहा हूं, अभी कलिकाल में मेरा कितना मुझे सैलरी मिलेगा, मेरी चल संपत्ति कैसी होगी, इसी के बारे में वो बात करता। करियर कैसा होगा, यानी ये क्या है, ये अर्थ और कामना पूर्तियों पर ही चर्चा चलती है। तो ये विषय है, माने एस्ट्रोलॉजिकली, मैं फिर यह बार बार क्लियर कर रहा हूं, ज्योतिषी दृष्टि से अभी प्रचलन में क्या है, किसको हम क्या वर्ण मानकर बर्ताव कर रहे हैं उसको छोड़िए आप। ज्योतिष में हम जो कामना पूर्ति है उसको सबसे श्रेष्ठ एक प्रकार से माना जा सकता है आज कलिकाल में, क्योंकि ज्यादातर प्रश्नों का संबंध शूद्र राशियों से है। ठीक हो गया, तो मेरी कामना पूर्ति एस्ट्रोलॉजिकली शूद्र राशियां माना जाता है, और यह मेरा प्राइम विषय है। मैं चाहता हूं कि मेरी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाएं, और मेरा जो संग्रह है, मेरा पैसा जोड़ने का बल, संग्रह करने का बल, इन बल को ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजिकली वैश्य बल माना जाता है। ठीक हो गया, तो ये इसको एकदम क्लियर यदि आप समझना चाहते हैं तभी इनफैक्ट आप बाकी की चीजें समझ पाते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, इसका माने हम केवल ये हमने सूत्र पढ़े हैं, हमने कोर डेप्थ स्टडी नहीं किया। ठीक हो गया, तो इसलिए हम चाहेंगे आप वो जरूर अच्छे से पढ़ें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व राशियों का मूल स्वभाव, अंतर, तो फिर वो प्लैनेट के स्वभाव से भी मैच करता हुआ दिखाई देता है। तो केतु की अगर हम बात करें, केतु को, क्योंकि उसको मस्तिष्क माने ऊपर वाला हिस्सा नहीं मानते, उसको धड़ है। और आप जानते हैं जब हम एक प्रकार अंतर्मुखी होना चाहते हैं तो फिर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसकी बात कम करते हैं। भाई हमारे दिमाग को, इनफैक्ट उसको तो छोड़ने की बात करते हैं कि हमारा प्लस माइनस, हमारा जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है वहां वो नहीं चलता है। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं वहां तो हम उस अनंत को पाने का प्रयास करते हैं। हमारी संस्कार माने हमारा जो सांसारिक डेफिनेशन है प्लस माइनस, बहुत चालाक बुद्धि, उस बुद्धि को हम एक प्रकार से संसार का ही हिस्सा मानते हैं। वो आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, हमारा पैरेलल एक चैनल है जहां हम बुद्धि, मन, शरीर, इंद्रिय, ये सब संसार का विषय मान रहे हैं, इनको हम जड़ मान रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इस पर नहीं आ रहा हूं कि संसार का साइंस क्या कहता है, अभी मैं इस पर आ रहा हूं कि जब हम आध्यात्मिक चिंतन करते हैं तो इनको जड़ मानते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने को ये ध्यान रखना है कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो केतु जो वास्तव में नहीं है, हेडलेस है, वो सांसारिक कैलकुलेशन में हो सकता है इतना दक्ष ना हो, लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग, जमीन के नीचे रिसर्च जो नहीं है उसको जानने का बल केतु के पास है। ठीक है, तो जो सबसे कठिन काम माना जा सकता है, अब जो दिखता है उसके बारे में जानना तो आसान हो जाता है, जो नहीं दिखता है माने जो डीप एटॉमिक रिसर्च है, इसी प्रकार से परमात्मा भी दिखता नहीं है, तत्व ज्ञान, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो केवल सांसारिक बुद्धि से समझना चाहता है परम तत्व को, वो उसके लिए थोड़ा कठिन है। तो केतु को इसीलिए मोक्षा प्लैनेट माना जाता है। तो अभी 7वें में जब पृथ्वी तत्व राशियों में
वायु तत्व राशियों में केतु अकेला बैठा होगा तो वो डिटैच करने का काम करेगा, यानी कम अटेंड करना पार्टनर को। पार्टनर के साथ जब भी बात करने के लिए बैठते हैं तो वो बहुत लंबी बात हो नहीं पाती है, माने उनका विचार अलग अलग चला जाता है। लेकिन सातवें में केतु कब हमारे मुक्ति के मार्ग विवाह से बना देता है, माने ये वॉलेंट्री, माने अपनी इच्छा से वैवाहिक पार्टनर हमें ऐसा इतना बढ़िया मिल जाता है। तो केतु कहां तो डिटैचमेंट शो करता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होता है, क्योंकि इसमें मैं भी शामिल हूं। मैं जब मैं सामान्य शब्द की बात कर रहा हूं उसमें मैं भी शामिल हूं कि हाँ हम तो संसार से ही जुड़े हुए हैं, संसार में ही मानते हैं, तो हम मानते हैं कि सब कुछ कामना पूर्ति और अर्थ में ही है। तो जब कोई ऐसा देखता है सातवें भाव में केतु बैठता है तो वो बेचैन उठता है, अरे मैं तो भोग भोगना चाहता हूं, मैंने विवाह क्यों किया? कहते मैंने भोग भोगने के लिए विवाह किया। और अगर भोग भोगने कि शरीर को चरम सुख मानने के लिए मैं ऐसी मेरी बुद्धि है, शरीर का सुख ही चरम सुख होता है, जो ऐसी दृष्टि से सोचता है उसको केतु बहुत खराब फल देता है, और खासकर पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशियों में। और जब वो फेवरेबल मूड में आ जाता तो उसका पार्टनर भी उसको मोक्ष स्टडी में, मेडिटेशन में मदद करता है। तो आप कोई भी चार्ट देख रहे हैं, मुख्य रूप से अब विषय पर आ रहे हैं कि आप कोई भी चार्ट देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि सातवें में केतु यदि जल तत्व राशियों में और अग्नि तत्व राशियों में बैठा है तो वो अकेला भी बलि माना जाएगा, और हमारा जो पार्टनर है वो मेडिटेशन में, वेदांत स्टडी में बड़ा पारंगत हो सकता है। ठीक हो गया। और जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है ये भी बहुत ही अच्छा चार्ट है, माने मेरी दृष्टि से प्रथम दर्जे का चार्ट है। ये एक महिला जातक का चार्ट है और कम आयु है, लगभग 21-22 वर्ष की इनकी आयु है, और बहुत रेयर चार्ट है। मैंने डाटाबेस में यदि 5000 से ज्यादा चार्ट रखे हमारे, ऐसे शायद गिने चुने चार्ट होंगे। आप देख पा रहे हैं कि सारे मुख्य मुख्य ग्रह इनके उच्च के हैं। लग्नेश उच्च का है, गुरु उच्च का है, मंगल उच्च का है, सूर्य उच्च का है, और केतु राहु भी, माने जिनको हम शैडो प्लैनेट मानते हैं, वो भी अपने बलाबल उच्च राशियों में बैठे। राहु को टॉरस में उच्च का माना जाता है, केतु इस लाइक स्वराशि बैठा है। चंद्रमा नीच का है, लेकिन चंद्रमा के नीचत्व को समाप्त करने के लिए केतु साथ आ गया है, गुरु की दृष्टि भी है। तो आप देख रहे हैं पार्टनर मुक्ति, इनका लोक और परलोक दोनों ही अच्छा होने वाला है। कई बार पूछा जाता है कि सर जब इतना अच्छा चार्ट किसी का आपको कभी मिलता है, पैसे की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से, आप उसको 10 में से फिर भी 7 नंबर क्यों देते हैं? तो मैंने एक बार वैसे क्लियर किया था, फिर ये बात बता रहा हूं, ज्योतिषी को इस बात की तो समझ होनी चाहिए। सामने वाला तो ठीक है, वो अर्थ और कामना पूर्ति की बात कर रहा है। यदि ज्योतिषी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को समझकर नहीं कर रहा है, इसका माने अभी कमी है। इसलिए 10 में से 10 नंबर तो उसी को दे सकते हैं ना, जो यह लोक और परलोक दोनों में पास है। तो इस प्रकार का कुछ ऐसा चार्ट है, ये लोग भी विजयी और परलोक भी विजयी, माने ये मुक्ति को पाने वालों में से मैं कह सकता हूं चार्ट माना जा सकता है। ठीक हो गया। केतु गुरु को देख रहा है, गुरु केतु को देख रहा है। मोक्ष राशियां, ज़ोडिएक भवचक्र की मोक्ष राशियां, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में भी बलि शुक्र महाराज बैठे हैं, संजीवनी विद्या के ज्ञाता बैठे हैं। तो ये निश्चित रूप से इनको प्रथम दृष्टा ऐसा लगा, जिस प्रकार ऐसा, ये वाक्य वास्तव में गलत हो जाता है। सातवें भाव में केतु ये फल देता है। अरे फिर वही बात, जब राशि माने वो एटमॉस्फेयर हमने देखा नहीं है कैसा, उसको भवन कैसा मिला है। मान लीजिए किसी का घर शमशान घाट के पास में है, तो केवल शमशान घाट के पास में उसका घर है तो खराब हो जाएगा, ये ऐसा कहना जमता है क्या? ये तो कोई माने ये तो गलत है। शमशान घाट के पास में भी यदि उसको वैसा घर मिला है जो वो चाहता है, माने
केतु को जैसा उसका स्ट्रक्चर है वैसा वहां पर बहुत विशाल भवन मिला है, वहां पर सारे सुविधा के साधन हैं। शमशान घाट के पास भी उसको जो भवन मिला है, जैसा वो ग्रह चाहता है तो वो उसके लिए फेवरेबल हो जाएगा ना। तो इसलिए ये वो पर्टिकुलर भाव में वो ग्रह खराब हो जाता है। हम मान रहे हैं एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम फिर वही बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं है किस वे में एक्सपर्ट नहीं है, संसार के वे में। और संसार तो आज है कल नहीं है इसका। तो इसलिए मैंने इस बात को क्लियर करना है, हमारी दृष्टि में केवल युवा ही फल देने वाला, माने जवान कोई ग्रह है तो बोलते हैं युवा डिग्री बहुत बढ़िया फल, कहते हैं ये न्यूली बॉर्न बेबी कम डिग्री का प्लैनेट है या वृद्धावस्था फल नहीं देगा, ये इनवैलिड है। फल नहीं देगा मतलब क्या, क्या माने वृद्धावस्था में वो व्यक्ति का ऑरा नहीं है क्या अपना, वो करता नहीं है फिजिकली कुछ काम, लेकिन ऐसे ही न्यूली बॉर्न बेबी भी वो कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो पूरे घर को जोड़ कर रखती है, उसका अपना ही एक इंपॉर्टेंस है। तो ये यहां भी माने इन सब विषयों पर विचार करते हुए ही फलित किया जा सकता है। खाली ये कह देना उस भाव में वो ग्रह बैठा है नहीं जमता। तो इन्होंने भी शायद कहीं ये पढ़ लिया होगा, या आप भी जब फलित करते हैं तो ये सुनते होंगे केतु सातवां, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है केतु। लेकिन किस विषयों में हम बोल रहे हैं, संसार, और संसार का तो आप जानते हैं हमें संसार में रहते हुए बहुत अनुशासित होकर कर्म करना है। अर्थोपार्जन, हम पैसा कमाने के लिए कोई नहीं मना करता है, अच्छे से पैसा कमाना है, और ये जानते हुए कि एक दिन हमें जाना है, भोग भी करना है। बार बार ये ध्यान रखना है कि जाना तो है, वो निश्चित है, टाला नहीं जा सकता है। थोड़ा कठोर शब्दों में कहूं तो मरना तो है, इसको टाला नहीं जा सकता है। संसार माने किसका मरना, शरीर का मरना। और जब हम इस वृत्ति को कि शरीर से तो मेरा कोई माने शरीर पर स्थायी रहेगा नहीं, इसके अंदर मैं रहता हूं, शरीर के अंदर जो मैं रहता हूं वो सदैव रहने वाला है, इस प्रकार विचार रखकर हम कुछ भोग भी कर रहे हैं, कामना पूर्ति भी कर रहे हैं, बुरा नहीं होगा, क्योंकि आदमी अपनी सीमा लांघेगा नहीं। लेकिन जब व्यक्ति शरीर को अपना अंतिम सुख मानने लग जाता, शरीर का सुख ही चरम सुख है, तो फिर वो नियम कायदे कानून तोड़ता है। ठीक हो गया वो तो फिर उसको बाद में यही उसको क्या बोलेंगे, उसके ट्रैप का कारण बन जाता, फंसा रहता है, फिर वो जन्म जन्मांतर अगला जन्म वो लेता रहता। तो वो परिभाषा है वो अलग प्रकार की। लेकिन जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो वो तो ये सब प्राइमरी प्लैनेट है, केतु है, बृहस्पति है, ये दक्ष है। केतु मोक्ष है तो गुरु उसको दिशा निर्देश देगा, ज्ञान किस दिशा में जाना है। ठीक हो गया। तो इसीलिए सातवें भाव का केतु ऐसे नहीं सही होगा। सातवें भाव में यदि जल तत्व राशियों में धर्म राशियों में बैठा है केतु, तो वो माने जल तत्व तो है वो मोक्ष राशियां मानी जाती हैं, धर्म राशि अग्नि राशियां मानी जाती हैं, वहां केतु अच्छा फल देता है सातवें भाव में भी। और अगर केतु किसी के साथ बैठा है, जैसे मैंने बोला उसका ऑबिडेंट शनि की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। केतु के पास सर नहीं है लेकिन उसके पास धड़ है, तो वो शनि के बल को कई गुना बढ़ा देता है। बहुत ऑबिडेंट है, वफादार है शनि के लिए। और तो अब ये जो चार्ट है आप देख रहे हैं कि लग्नेश इच्छा पूर्ति भाव में बैठा है, 11वां भाव। ठीक हो गया। रूटीन इनकम सैलरी की दृष्टि यानी लोक और परलोक दोनों ही दृष्टि से, और शुक्र को नेचुरल कारक भी माना जाता है संबंध के लिए। ठीक है। तो इनके मन में क्या था, भाई सातवें में केतु बैठा है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से विवाह होगा। शुक्र चरमपंथी है, मैंने कई बार इस बात को बोला है कि जब शुक्र चरमपंथी होता है तो कुछ विषयों, मटेरियल गेन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ विषयों में वो कमजोरी हो जाता है। लेकिन कब वो कमजोरी नहीं है, यदि वो गुरु से दृष्ट हो जाए, केतु से दृष्ट हो, केतु उस चीज को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, केतु डिटैचमेंट ले आएगा। उस चरमपंथी शुक्र अगर बड़ा बलशाली शुक्र हो तो वो फिर मैरिड लाइफ माने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा भी क्रिएट करता है। बट अभी शुक्र को गुरु की 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 नवी दृष्टि भी है। केतु डिटैचमेंट, मोक्षा प्लैनेट गुरु से इंस्पायर होकर शुक्र को दृष्ट कर रहा है। तो ये इनको ऐसा लगता था कि मुझे मैरिज में, कमिटेड रिलेशनशिप में कभी जाना ही नहीं है, लेकिन इनको बहुत अच्छा, माने सामान्य नहीं, बहुत अच्छा मैरिड लाइफ इनको है। तो 7वें में केतु बैठा है, वृश्चिक का केतु। और आप जानते हैं वृश्चिक का स्ट्रक्चर माने जो डिपॉजिटर है, वृश्चिक का स्ट्रक्चर भी कैसे, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, गुप्त, सांसारिक दृष्टि से ज्यादा वार्तालाप नहीं करना, ऐसा स्कॉर्पियो का भी स्ट्रक्चर है। इसका प्राइमरी लॉर्ड कौन है? मंगल। सेकेंडरी लॉर्ड खुद केतु है। तो केतु स्वराशि लाइक बैठा है, अपने ही घर में बैठा है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं चंद्रमा जो वृश्चिक में अपने आप को सैड महसूस करता है। चंद्रमा का विषय क्या है? संसार, मन, संसार में ज्यादा से ज्यादा घुलना मिलना चाहता है। तो चंद्रमा की जो सबसे फेवरेट राशि वो है टॉरस, वृषभ, इसीलिए वहां एग्जॉल्टेड, उच्च का हो जाता है, लेकिन यहां पर वो नीच का हो जाता है, सैड हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को विषय कम मिलता है। वो अंडरग्राउंड, माइनिंग, रिसर्च, उसके लिए, माने चंद्रमा का मूल स्वभाव ऐसा नहीं है, एकांत वासा के लिए चंद्रमा नहीं बना है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब चार्ट का ओवरऑल बल निकाला जाए, इसको बोलते हैं नीच भंग का मतलब क्या होता है कि चाहे वो प्लैनेट कमजोर है, लेकिन ओवरऑल जब चार्ट का जो निचोड़ निकलता है वो इनवैलिड सा हो जाता है कि ग्रह नीच का है, उस पॉइंट का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए आपको यह बात याद रखनी है कि किसी एक ग्रह या दो ग्रह के नीच होने से, यहां तक कहता हूं मैं, केंद्र में सारे ग्रह भी नीच में बैठे हैं तब भी वो इनवैलिड हो गया है सेंटेंस कि ग्रह नीच का है। ठीक हो गया? तो चार्ट का अपना आप जो निचोड़ निकलेगा, तो चंद्रमा नीच का है वो ठीक है, लेकिन उसको अपने लाइफ के लिए फेवरेबल बना दिया, अपने जीवन के हमें केतु सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे ये। हम सामान्य व्यक्ति केतु की महादशा से सोचता है यार डिटैचमेंट हो जाएगा, एंजाइटी ना हो जाए, ये उस पार्ट को एंजॉय करने वाले होंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है कि केतु 7वें में होने के बाद भी बढ़िया मैरिड लाइफ है। और केतु में कोई मेडिटेशन कोर्स पार्टनर के साथ मिलकर ये ज्वाइन करेंगे, डिस्कशन किसी ग्रंथ के ऊपर इनका लगातार चलता रहेगा कि भगवत गीता कैसा, आप एक श्लोक पढ़िए, उसका अर्थ बताइए, ये सब इनका चलता रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। गुरु उनको बिल्कुल गलत दिशा में नहीं जाने देगा। तो आप समझ रहे कितना, और गुरु को भी माने दृष्टि, अपना दृष्टियों का बड़ा महत्व होता है। वो मैंने गुरु के कंजंक्शन के बारे एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया था, माने लाइव वीडियो था, तो कई उसमें व्यक्ति जुड़े थे, तो उन्होंने शायद इस बात को समझा भी होगा कि गुरु की दृष्टि का कितना महत्व है। तो आप देख रहे गुरु ऑलरेडी बली है, मंगल उसको एस्कॉर्ट कर रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखना, अकेला गुरु किस प्रकार का दृष्टि प्रभाव देता है। अभी इसकी दृष्टि में एक बल भी है, कमांडर इन चीफ फुल एक्साइटेड मूड में पहले अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है बृहस्पति को, खिड़की से देख रहा है कि सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपको एस्कॉर्ट करने के लिए, मैं हूं आपकी रक्षा करने के लिए, आप बिल्कुल जो आपको निर्णय लेना है आप लीजिए। और गुरु ऑलरेडी जिस भाव में बैठा है वो उनकी फेवरेट राशि है, कर्क राशि। ठीक हो गया? और फिर ऊपर से मंगल का इनको आश्वासन मिल गया। और फिर गुरु ने, जिसका घर है, माने किसका घर है ये? चंद्रमा का घर है। तो जिसका घर है उसके लॉर्ड को, लैंड लॉर्ड को देखा और बड़ी शुभ दृष्टि से दोनों को ही बल प्रदान करने का काम किया। ठीक हो गया? तो इसीलिए हम चंद्रमा को बली मानेंगे नीच राशि में बैठने के बाद भी। ठीक हो गया? तो आप समझ सकते हैं कि शनि भी एक प्रकार अति मित्र होकर बैठा है यहां पर। आप जानते हैं मित्र अति मित्र निकालते हैं, तात्कालिक रूप से मित्र शत्रु जब आता है तो वो डबल प्लस हो जाता है। और बुध भी एक प्रकार समस्थिति में है यहां पर। ठीक हो गया? और भाई, और बुध तो ऐसा प्लैनेट है जब वो अपने मित्र के साथ बैठ जाए, बुध आदित्य योग बना रहे तो सूर्य के अनुसार ढल जाएगा।
सूर्य एग्जॉल्टेड है और बिना अस्त हुए बुध आदित्य योग बना रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति में है। मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया है, करियर बहुत बढ़िया है इनका। तो और कुछ चीजें, अब राहु केतु एक्सिस में है तो फॉरेन लैंड का इंप्रेशन तो आएगा ही, स्थायित्व बल देगा फॉरेन लैंड फॉरेन पीपल के बीच में। और अगेन कुटुंब का भी, शनि एक्सपर्ट नहीं है, मैं वही बात बता रहा था, शनि का वो मेन पेशा क्या है भाई, वो सेवा के लिए, जॉब के लिए, ऑफिस के दृष्टि से ठीक है, लेकिन आप उसको फैमिली गैदरिंग के काम में लगाएंगे तो वो कम अटेंड करता है। भाई घर में कोई फंक्शन होगा बहुत अटेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे इनका कुटुंब खराब हो जाए, इनको मैरिड लाइफ ना मिले, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, सेकंड हाउस भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैरिड लाइफ को बढ़ाने के लिए, कुटुंब संस्कृत में इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। तो शनि योग कारक होकर दूसरे भाव में बैठा है। योग कारक की डेफिनेशन आप में से ज्यादातर लोगों को पता है, नहीं पता है तो जो विष्णु हाउस माने केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो जाता है तो योग कारक। वृषभ लग्न में शनि योग कारक होकर दूसरे भाव में बैठा हुआ है। दूसरा भाव यानी स्पिरिचुअल गैदरिंग और स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, इन सब के लिए दूसरे भाव को देखा जा रहा है। सर्वष्टक वर्ग में भी थ्रेशोल्ड से ऊपर आ जाता है। ठीक है, सातवें भाव को भी सर्वष्टक वर्ग में थ्रेशोल्ड से ऊपर मिला है। आठवां भाव हमारा ससुराल, ऑर्गन सेटिस्फैक्शन, अंतरंग संबंध, उसका स्वामी भावत भवम, आठवें से आठवें होकर गुरु उच्च का बैठा हुआ है। ठीक है, तो इनके ऑर्गन सेटिस्फैक्शन के बारे में भी क्या विचार जाता है कि बहुत शुचिता का ध्यान रखने वाले, शुद्धता का ध्यान, यानी पति पत्नी के संबंधों में भी ऐसा नहीं कि हम बिना विचार के, माने हमें रात्रि दिन का आभास ही नहीं है कब हम रति सुख में जाना चाहिए, तो बड़े अनुशासन के साथ उसका प्रयोग करना, क्योंकि देखिए अनुशासन के बिना तो हमारा जीवन पशु तुल्य हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। और एक प्रकार इनका ससुराल पक्ष में भी बड़े समझदार लोग, आठवें भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च राशि में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और यदि हम बात करें भवन की, माता की, तो सूर्य राजा उच्च का होकर 12वें भाव में बैठा है, यानी फॉरेन लैंड में ये अपने नाम से घर बनाएंगे, बहुत अच्छा। और इनके माता का स्टेटस भी निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। सूर्य और बुध 12वें में बैठा, हालांकि माता का स्टेटस तो समझ में आ रहा है, लेकिन माता के मन में कोई ऐसा विचार चलता होगा, क्योंकि चंद्रमा सैड है केतु के साथ, तो कभी कभी अजीब सा लोनलीनेस, अकेलापन कि ये क्या हो गया, इस प्रकार का चिंतन मां को परेशान करता होगा, कभी कभी एंजाइटी देता होगा, क्योंकि चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो मां किस प्रकार विचार करती है ये देखा जाता है। ठीक है, बाकी सर्वष्टक वर्ग में ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। 5वां भाव संतानों का होता है। बुध जो है वो अपने से 8 होकर 12वें भाव में बैठा है। संतान माने जल्दी ही पढ़ने के लिए बाहर रह सकते हैं, और पहली संतान बेबी गर्ल होने का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। शुक्र बली होकर, षट बल में टॉप प्लैनेट होकर, शुक्र को स्त्री प्रधान ग्रह माना जाता है, वो देख रहे हैं। और अपने हम जो 5वां भाव है वो संतान भाव भी होता है, रोमांस भाव भी होता है। ठीक हो गया। तो जब रोमांस भाव का स्वामी बुध है, तो आप जानते हैं बुध और शुक्र के मानसिकता में ये बड़ा अंतर यहां दिखाई देता है। शुक्र जो है वो रोमांस को बढ़ाने के लिए बना है, जबकि बुध रोमांस पार्ट में अपने आप को थोड़ा सा संकोची महसूस करता है, इसीलिए बुध जो है वो पाइसेस में डेबिलिटेटेड हो जाता है। ठीक हो गया। तो बड़े संकोच से अपने रोमांस पार्ट को एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ही सीमित शब्दों में। ठीक है, बाकी ये कोई नियम तोड़ना नहीं है, तो ये चीज हमें समझनी है कि ये कोई खराब जीवन को नहीं बताता है। और फिर 6ठा भाव ये हमारा रोग, रिपु, ऋण, यानी मेडिकल, कॉस्मेटिक्स, रिपु यानी लिटिगेशन है, और
ऋण यानी डेबिट क्रेडिट, उनसे भी इनको अच्छी आय हो सकती है। अगर प्रोफेशन में ये कुछ ऐड करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इनका अगर रोग भाव का स्वामी बलि है तो इसलिए हमें लंबा एडमिट होने का कोई ऐसा योग नहीं बनता है। बाकी ये जो कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन को बुरा ना समझें, उल्टा इनकी सैडनेस कम हो रही है केतु के कारण। आप केतु को एस्ट्रोलॉजी में फिश फॉर्म ऑफ विष्णु, मत्स्य अवतार के साथ जोड़ते हैं। तो ये अपने बेडरूम के पास में मछली का चित्र रख सकते हैं, स्टैचू रख सकते हैं, एक्वेरियम रख सकते हैं, बढ़िया रहेगा। और बाकी अप्रूवल हाउस इनका सेकंड टॉप हाउस है, पिता भाव, जजेस हाउस, तो इनको तुरंत किसी मामले में अप्रूवल तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, भाग्यवान माना जाता है। मंगल से ज्यादा बली कौन होगा? मंगल तो कभी भी अपने आप को अंडर अटैक मानता ही नहीं है, क्योंकि उसका लड़ना उसका पेशा है। ठीक है, मंगल थोड़ा सा, माने अंगारक योग में आप समझते हैं, जब मंगल और राहु बहुत ही क्लोज हो जाते हैं तो कभी कभी वो अपने आप को अंडर अटैक मानता है। अदरवाइज मंगल तो मंगल ही है फिर, यानी खासकर मोटिवेशन के लिए, पराक्रम के लिए मंगल के जैसा ग्रह कोई नहीं है। ठीक है, तो आप यहां बैठकर मंगल 1 2 3 4 वो सूर्य को भी एस्कॉर्ट, यानी सूर्य को भी बल प्रदान कर रहा है, बृहस्पति को भी बल प्रदान कर रहा है, और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से इनके भवन के बाहर भी सुरक्षा जैसा माहौल बना रहा है। ठीक हो गया। बोलते हैं भाई अगर चौथे भाव में सूर्य है, मंगल है, तो बड़ा भव्य गेट होता है। एंट्रेंस से पहले व्यक्ति का चेकिंग भी हो सकता है यदि सूर्य बली है, मंगल बली है चौथे भाव में। तो अभी वो बैठा तो नहीं है लेकिन देख रहा है, और इसी प्रकार से सूर्य बैठा तो नहीं है लेकिन वो सूर्य स्वामी है भवन का और एग्जॉल्टेड है। ठीक है, तो ये समझ में आता है। बाकी ऑफिस स्टेटस ग्रेट, और एक प्रकार से एक्वेरियस का सेकेंडरी लॉर्ड भी माना जाता है राहु को, जो एक एग्जॉल्टेड की तरह देखा जा रहा है, उच्च का है। तो जब भी इनको राहु की अंतर्दशाएं चलेगी, इनके ऑफिस में प्रमोशन होगा, और इनको पर्सनली लाइफ में क्या लगेगा कि मेरे नाम जो घर था वो बढ़ गया, या मैंने दूसरा घर ले लिया। ठीक हो गया। वाहन भी बढ़ोतरी करता है। अभी जल्दी ही इनको राहु की अंतर्दशाएं लगने वाली हैं। उस समय पर लग्न की दृष्टि से दशम भाव, चंद्र की दृष्टि से चौथे भाव को एनहांस करेगा। राहु का नेचर शनि के जैसा माना जाता है। और फिर रूटीन इनकम, प्रिय मित्र भाव में शुक्र फेवरेबल मूड में बैठा है। 12वां भाव हमारा फॉरेन रिलेशनशिप, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, और इस प्रकार का बॉस सीनियर प्रसन्न रहेंगे, इस प्रकार का वो प्रभाव दिखाई देता। तो बहुत ही बढ़िया चार्ट, माने बहुत ही रेयर चार्ट है ये। और हमने इस चार्ट से यही सीखा कि 7वें भाव का केतु मैरिड लाइफ को अच्छा कर सकता है। केवल ये कहने से हम पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, या ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि 7वें का केतु खराब होता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसी प्रकार राशियों के बल को ऐड करके किसी चार्ट को समझने का प्रयास करें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कौन कौन सा है, और किससे क्या समझना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकली ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या होगा, ज्योतिषी दृष्टि से शूद्र राशियों का क्या महत्व है, वो सब चीजें अपने को समझनी होंगी। तो आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।